Hello everyone, welcome to Gurumantra Academy. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गेट बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके सारे लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन के लिए। बायोकेमिस्ट्री अपने आप में ही पूरा जो मतलब टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और आपको जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म क्या हैं, ये बेस बनाते हैं पूरे बायोकेमिस्ट्री का। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना ही होना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है कि ये सारे पाथवे अलग अलग चलते हैं, ये सारे के सारे पाथवे इंटरकनेक्टेड है। तो एक बार अगर आप अपने दिमाग में वो लिंक डेवलप कर लेते हो कि किस तरीके से सारे पाथवे इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरीके से एक पाथवे से दूसरे पाथवे में फ़र्क पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में, या बहुत सारे एग्जाम आपके आराम से क्लियर होने लगेंगे। क्योंकि सिर्फ ये लिंक ही है जो आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच होने का जो चांस है वो देगा, या आपको उस लायक बनाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म से कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, क्योंकि तभी तो हम लोग आगे चीज़ों को जान पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग आज ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें कि मेटाबॉलिज्म आखिर जो वर्ड है या जो टर्म है, ये किस चीज़ को दिया जाता है, ये क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप में कई सारी, या हम ये कह लें दो मेजर प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ है। मेटाबॉलिज्म मिलके बना हुआ है एनाबॉलिज्म से और कैटाबॉलिज्म से। एनाबॉलिज्म अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, और ये दोनों मिलके एक साथ मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। तो अब बेसिकली ये है क्या, होता क्या है कि आपके बॉडी में आप जो भी चीज़ें इंजेस्ट करते हो या कोई चीज़ आप फूड प्रोडक्ट में लेते हो, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल में। जैसे आपने प्रोटीन लिया, आपने मतलब फैट्स लिए, ये सारी चीज़ें ली, सब लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं। और उसके बाद आपकी बॉडी डायरेक्ट इसको एसिमिलेट नहीं कर सकती, उसको इसे तोड़ना ही पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। तो इनको तोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद किसमें तोड़ा जाता है, जैसे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ा गया, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा गया, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया, और फिर ये शुगर मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है एज अ लार्ज मॉलिक्यूल बना के, ठीक है। फिर से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, फिर से प्रोटीन बनाएंगे, फिर से लिपिड्स बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बना के हम फिर से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं इस चीज़ में। पहली प्रोसेस, जब आपने लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ के ढेर सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, आपने लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, तोड़ना, डिग्रेडेशन, ठीक। उसके बाद आपने स्मॉलर मॉलिक्यूल को यूज़ करके फिर से लार्जर मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल को यूज़ करके फिर से लार्जर मॉलिक्यूल बनाए, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, जोड़ना, सिंथेसिस, ठीक। तो ये तो ऐसी सिंथेसिस हो गई जहाँ पे आपको बना बनाई चीज़ें मिल गई, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट बना बनाया मिल गया, आपने उसको तोड़ लिया और यूज़ कर लिया। लेकिन कई सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती, या आपको उस चीज़ को या उस मैक्रो मॉलिक्यूल को, बायोमॉलिक्यूल को खुद से सिंथेसाइज करना पड़ता है डी नोवो, ठीक है। तो जितनी सिंथेसिस वाली रिएक्शन है जो आप या तो डी नोवो करो, या आप बाहर से जो स्मॉलर प्रोडक्ट मिले हैं उसको लेके बनाओ, वो प्रोसेस कहलाएगी एनाबॉलिज्म। और जितनी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी प्रोटीन को तोड़ के वहीं से ले रहे हो अमाइनो एसिड, या आप अमाइनो एसिड फिर से सिंथेसाइज कर रहे हो। बेसिकली अगर आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, बड़े मॉलिक्यूल को, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं प्रोटीन को तोड़ रहे हो, अमाइनो एसिड निकाल रहे हो, या अमाइनो एसिड को तोड़ के कार्बन नाइट्रोजन निकाल रहे हो, ठीक है। वो है कैटाबॉलिज्म ही। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल या छोटे छोटे एटम में टूटेगा, तब हम उसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन एक साथ मिलके हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाती हैं। फिर वो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का हो तो कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन और सिंथेसिस, फैटी एसिड का हो तो वैसे ही, न्यूक्लिक एसिड का हो तो वैसे ही, और
जो हमारे क्या कहते हैं प्रोटीन का हो तो वो वैसे ही। तो इस तरीके से हमको मेटाबॉलिज्म में सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो हम लोगों को पढ़नी है। अब तो हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें समझने को यहाँ पे, इसीलिए मैंने अभी आपकी ब्लैंक से शुरुआत करी है कि अभी आपको कुछ नहीं पता, अब आप यहाँ से देखना शुरू करो एक एक करके कि कैसी प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये हैं प्लांट्स और ये हैं एनिमल्स, यानी कि हम लोग, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत हम दोनों लोगों में कहाँ से होती है? हमारे में जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की शुरुआत है वो होती है C6H12O6 या बेसिकली ग्लूकोज से, और प्लांट्स में यही शुरुआत होती है CO2 से। पहले वो CO2 को कन्वर्ट करते हैं C6H12O6 में और उसके बाद उनका डिग्रेडेशन पाथवे शुरू होता है। तो ये जो सिंथेसिस पाथवे है CO2 से C6H12O6 वाला, ये पाथवे हमारे पास नहीं होता और इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये पाथवे हम परफॉर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम इस C6H12O6 को तोड़ते हैं। कहाँ तक तोड़ते हैं? CO2 तक, ठीक है। कहाँ तक तोड़ते हैं? CO2 तक। और प्लांट्स क्या करते हैं? ये भी सेम प्रोसेस करते हैं। कहाँ तक तोड़ते हैं? CO2 तक। प्लांट जो लाइट एनर्जी यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस CO2 को C6H12O6 बनाने के लिए करते हैं, और इस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के वापस से CO2 बनाते हैं और यहाँ से निकली हुई एनर्जी वो यूज करते हैं अपने जो मतलब जितना मेटाबॉलिक रिएक्शन है और उसके लिए, ठीक है, उसके लिए वो यूज करते हैं। यही सेम काम हम लोग भी करते हैं। तो प्लांट हमसे बस एक स्टेप जरा सा पीछे से शुरू किया है उन्होंने, इसीलिए वो अलग है। अगर ये स्टेप हमारे पास होती तो हम भी प्लांट हो जाते, लेकिन हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ये मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया? CO2 जो है, CO2 में अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो होता है +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन को अपना मतलब कंट्रीब्यूट करती है, -2 -4, और जब हम कार्बन का निकालेंगे तो वो हो जाता है +4। और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है? ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज या तो कार्बन या तो उस एटम पे होता है या हो सकता है वो दर्शाता है, ठीक। और इस ऑक्सीडेशन नंबर से हमें क्या पता चलता है? हमें इस ऑक्सीडेशन नंबर से ये पता चलता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस भी एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो इसका मतलब रिडक्शन। बढ़ेगा कैसे? +4 से +5 कैसे जाएगा? जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया तो रिडक्शन। तो यहाँ पे +4 से 0 जाने का मतलब क्या हो रहा है? कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये अभी रिसेंटली बेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश की। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर से आप देखो, CO2 में होगा +4 और यहाँ पे है 0, तो 0 से +4 जाओगे, इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है, आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो प्लांट्स पहले रिडक्शन कर रहे हैं CO2 का, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिर CO2 बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं। और इस CO2 को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपायर कर दे रहे हैं। और यही चीज प्लांट भी करते हैं, इसको एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चला। अब ये चीज इतनी आसान नहीं है, डायरेक्ट आप C6H12O6 से या कार्बोहाइड्रेट से CO2 तक नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लोग ने बात करी, तो हमको दोनों तरीके की रिएक्शन पढ़नी है। बात फोकस करेंगे हम लोग एनिमल्स के ऊपर। अभी फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, जिसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये है हमारे पास C6H12O6। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाथवे कौन कौन से हमारे पास है। तो हमारे पास दो तरीके के मतलब 2 रिएक्शन है हमारे पास, एक है कैटाबोलिज्म और एक है एनाबोलिज्म।
तो इसके साथ आप क्या क्या करने वाले हो, एक तो आप इसको तोड़ोगे और एक आप इसको बनाओगे, ठीक। तो इसको जो तोड़ने की प्रोसेस होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस से, ठीक। ग्लाइकोलिसिस से ये कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये पायरुवेट एंटर करता है एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद टीसीए साइकिल में, और ये टीसीए साइकिल कंप्लीट होके क्या करती है, CO2 बाहर निकालती है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से या C6H12O6 से CO2 तक का सफर ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, टीसीए साइकिल के थ्रू होता हुआ CO2 तक पहुंचता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज को डिग्रेड करने का या ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करने का। एनाबोलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी सिंथेसाइज भी करती है, ठीक है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी सिंथेसाइज भी करती है स्टार्टिंग फ्रॉम दी पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट से शुरू करके हमारी बॉडी ग्लूकोज को सिंथेसाइज भी करती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये है हमारा जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म, कि ग्लूकोज को आप किस तरीके से मेटाबोलाइज कर रहे हो। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं आती हैं, और भी चीजें हैं। और क्या है, एक आपने चीज सुनी है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का बनना, या इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, वो आता है हमारा एनाबोलिज्म में, और ग्लाइकोजिनोलिसिस हम जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, वो आता है हमारा कैटाबोलिज्म में। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, लेकिन अभी आप अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि इस पे अपने ग्लूकोज पे फोकस करो तो हमको इतनी प्रोसेस अपने सामने देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये कन्वर्जन बहुत आजकल, मतलब कहते नहीं आजकल मार्केट में टॉप पे चल रहा है, तो ये चीज़ अपनी एकदम मतलब अच्छे से आपको पढ़ने वाली है। बाकी हम लोग आज की क्लास में भी ग्लाइकोलिसिस और जो अपना टीसीए साइकिल है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, कैटाबोलिज्म करके ग्लूकोज से CO2 तक का सफर तय करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे है एक कार्बन। तो जब इस CO2 से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, तो हमारे पास कितनी बार साइकिल चलती है फोटोसिंथेसिस, ट्रायोस फॉस्फेट बनता है 3 बार, ठीक। ट्रायोस फॉस्फेट से यानी कि 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि ट्रायोस फॉस्फेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक। तो ये तो आप जब CO2 का क्या कहते हैं रिडक्शन कर रहे होते हो तब की बात होती है। जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो CO2 में, तब जितने कार्बन ग्लूकोज के होते हैं यानी कि 6 कार्बन, वैसे ही हमको 6 CO2 बाहर निकलता दिखता है, पूरा 6 CO2। हमारी बॉडी कुछ रखती नहीं है, जो भी लेती है पूरा का पूरा तोड़ के CO2 के फॉर्म में बाहर कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जितनी CO2 एंटर करेंगे उतनी CO2 निकलेंगी। अब पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी कहाँ निकलेंगी, किस जगह पे निकलेंगी, कौन से रिएक्शन में निकलेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बस इतने बैक ऑफ द माइंड ये बात रखना, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें ओवरऑल मतलब जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो हम लोग ग्लूकोज से शुरू करने वाले हैं। ग्लूकोज से हम जाएंगे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट तक। पायरुवेट एंटर करेगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया में और कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास ग्लूकोज होता है 6 कार्बन, पायरुवेट होता है 3 कार्बन, ठीक। उसके बाद जब ये 3 कार्बन से एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, वो होता है 2 कार्बन। तो एक CO2 कम हुआ, तो एक CO2 हमको देखने को मिलेगा जो पायरुवेट मेटाबॉलिज्म है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर निकलता हुआ। दूसरा CO2 और तीसरा CO2 यानी कि 2 CO2 हमको निकलते हुए दिखेंगे क्रेब्स साइकिल में,
तो बेसिकली आप यहाँ से जो कार्बन लेके चलोगे ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसको आप कन्वर्ट करोगे पायरुवेट में, वो अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल तक सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये फाइनल प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की होती है, ये अपना NADPH और FADH2 को NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करने के लिए होती है ATP में, ठीक है। तो वहां तक हमें अभी नहीं जाना, हमें अपना ग्लूकोज और क्रेब्स साइकिल पे फोकस करना है कि आखिर ये हो क्या रहे। तो हम ग्लाइकोलिसिस की बात शुरू करते हैं कि इसमें ग्लाइकोलिसिस आखिर होती क्या है और ग्लाइकोलिसिस में हमको क्या देखना है। तो एज इट इज तो आपके एग्जाम में कभी पूरा पाथवे पूछा नहीं जाएगा, है ना, कि ये पूरा पाथवे बता दो और जाओ 15 नंबर दे देंगे, तो वो तो होता नहीं है इसमें, क्योंकि अपना क्वेश्चन ही MCQ वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा पाथवे, भाई ग्लूकोज लिसिस मतलब टूटना, ऐसा पाथवे जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पायरुविक एसिड में। पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये रहता है और उन्हें ये छोटी सी चीज याद नहीं रहती कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लूकोज से हम बनाते हैं पायरुविक एसिड, इसी को आप पायरुविक एसिड बोल लो, पायरुवेट बोल लो, जो बोलना हो बोल लो, एक ही चीज है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन, पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि 6 कार्बन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाओगे 3 कार्बन के, तो कितने बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे हमारे पास, ठीक है। और ये 2 पायरुविक एसिड अलग से, मतलब इसके आगे की जो रिएक्शन होगी वो सब के सब डबल होती जाएगी, है ना। तो ये चीज ध्यान देनी है। फिर इसका स्ट्रक्चर आप ना भी याद रखो तब भी चल जाएगा काम, लेकिन नाम जरूर से याद रखो कि 6 कार्बन ग्लूकोज से हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। इसके बाद ATP कितना है, NADH कितना है, ये हमको अभी पता चल ही जाएगा जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं, आपको मतलब कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, उन चीजों पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस में आपको प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट क्या है, दूसरी चीज इसकी साइट याद रखनी है। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी जो रिएक्शन है ये होती है साइटोसोल में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होती है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसको हम एम्डन-मेयर-ऑफ-पेरेनस पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम एम्डन-मेयर-ऑफ-पेरेनस पाथवे भी कहते हैं। तो अगर कहीं EMP पाथवे लिखा हो तो गलत मत कराना उसको, एम्डन-मेयर-ऑफ-पेरेनस पाथवे भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, गस्ताव एम्डन, ओटो मेयरऑफ और जैकब कैरोल पेरेनस, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या कहते हैं, डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे इनको EMP पाथवे भी हम कहते हैं। तो ये साइटोसोल में होती है पहली चीज। दूसरी चीज, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस में, बहुत ही ज्यादा, तो वो है कि ग्लाइकोलिसिस आपकी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, कंडीशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस अपना मजे से चलेगी, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही काम करती है। ये छोटी सी चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। इसीलिए कैंसरस सेल्स में ज्यादातर हम जो है मतलब ज्यादातर सेल्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस को प्रेफर करते हैं कि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को ही हम जो सेंट्रल पाथवे है वो बनाए और क्रेब्स साइकिल नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती, ठीक है। ये हो गया। हम बात करते हैं अपने ग्लाइकोलिटिक पाथवे की, कि पूरा पाथवे आखिर क्या है, कैसा चल रहा है। तो बेसिकली जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है ये 2 फेज में डिवाइडेड है, ये 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज है जब आप इन्वेस्ट करते हो और दूसरा फेज है जब आप उससे अर्न करते हो। तो वही सेम आपकी तरह है, अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद में आप पढ़ रहे हो, और बाद में क्या करोगे, आप इसी इन्वेस्टमेंट से, जो भी आप अपने आप में इन्वेस्ट अभी कर रहे हो, उससे अर्न करोगे, ठीक है। पैसे की बात नहीं है, मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें बाद में इसी पढ़ाई से आप अर्न करोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फेज, और इसको हम कहते हैं यील्ड फेज, या फिर हम इसको कहते हैं पे ऑफ फेज, हार्ड वर्क पे ऑफ, ऐसे करके बहुत लोग लिखे रहते हैं, तो पे ऑफ फेज कहते हैं इसको, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फेज और पे ऑफ फेज। तो हाफ ऑफ द रिएक्शन जो मतलब हाफ ऑफ द साइकिल है वो हमारी इन्वेस्टमेंट फेज होती है, यानी कि शुरू में ATP खर्च होते हैं,
और उसके बाद पे ऑफ फेज में हमको ATP और NADH2 मिलते हैं, ठीक है, ATP और NADH2 मिलते हैं। तो आपको ये कैसा पाथवे है जिसमें अपने ही ATP लगे जा रहे हैं, तो 2 ATP दिए और 4 ATP लिए, ठीक, तब भी तो आप ओवरऑल 2 ATP के फायदे में रहे। तो यही चीज होती है कि 2 ATP देके अगर 4 मिल रहे हैं तब भी तो हम 2 के फायदे में रहे। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इस पूरे पाथवे की बात करें, ठीक है, अगर हम इस पूरे पाथवे की बात करें तो हमको उसका जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें हमको क्या देना पड़ रहा है 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 PI, और हमको 2 मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट को देखने को मिल रहे हैं, हमको 2 NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 ATP मिल रहे हैं और 2 H2O मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 2 ATP हैं, ये जो 2 ADP हैं आपने दिए हैं, ये 2 ATP मतलब क्या कहते हैं, इससे हमको यहाँ पे ईल्ड होंगे। प्लस पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये कि आप ग्लूकोज देते हो एक, ठीक है, जो शुरुआत की इन्वेस्टमेंट फेज है उसमें आपको सिर्फ 2 ATP देने होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, लेकिन उसके बाद जो हमको पे ऑफ फेज में देखने को मिलता है वो हमको डबल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो पे ऑफ फेज जो है वो हमको 2 बार देखने को मिलती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से डबल होती है, ठीक है। तो हमको अभी ओवरऑल काउंटिंग पता चल जाएगी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोज से। अब ये ग्लूकोज कहाँ से है? आप सबको पता है कि ग्लूकोज हमारे सेल तो बनाते नहीं है, जो हम खाना खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाता है और हर सेल तक पहुँचता है। फिर एक बार आपके सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये बाहर ना चला जाए, ठीक है, ये बाहर ना चला जाए तो इसको सबसे पहले पकड़ लिया जाता है, ठीक है, सबसे पहले पकड़ लिया जाता है। कैसे? इसको चार्ज देके। कोई भी चार्ज मोइटी मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकती। तो हम सबसे पहले हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं और एटीपी की मदद से, मतलब एटीपी की मदद से एटीपी को यूज करते हुए हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं या इसके 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं। अब ये हो गया चार्ज। अब ये हो गया ट्रैप। कहाँ ट्रैप हो गया? सेल के अंदर। अब ये सेल से बाहर नहीं जा सकता, तो सबसे जल्दी ये रिएक्शन करी जाती है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा एंजाइम आता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, जो कि एक आइसोमेरिक एंजाइम है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिव होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एटीपी को खर्च करते हुए, ठीक है, एटीपी को खर्च करते हुए। तो यहाँ तक की जो रिएक्शन थी, ठीक है, यहाँ तक की जो रिएक्शन थी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक की, ये वाली फेज है आपकी इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज। तो आपने यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया? यहाँ तक आपने क्या इन्वेस्ट किया? यहाँ तक आपने 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट? एटीपी कितने? 2, ठीक है, 2 एटीपी का आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको वापस से मिलने की बारी है। तो होता क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद आपका फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एक्टिव होता है और जो आपका एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। एक होता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक होता है ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों ही आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और इसको आपस में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। वो होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस क्यों? 3 कार्बन। फॉस्फेट क्यों? क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ। आइसोमरेज क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो DHAP को कन्वर्ट कर दिया जाता है G3P में, ठीक है, G3P में, और ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे चल के कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसकी मदद से? ग्लीसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। और यहाँ से हमको जो अपना मतलब रिड्यूसिंग पावर है वो मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको मिलता है NADH2 इस स्टेप पे। जब आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो आपको मिलता है NADH2। अब देखो,
अभी तक पे ऑफ चल रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट तक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, कितने कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट कितने हो गए, 2। तो NaDH2 कितने मिलेंगे, 2 NaDH2 हमको इस जगह में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। उसके बाद ये दोनों 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से, और कितने ATP मिलेंगे, 2, क्योंकि रिएक्शन अब डबल हो गई है, रिएक्शन अब डबल हो गई है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 से 2, ठीक है। और यहाँ पे हमको म्यूटेज है, यहाँ पे हमको कोई भी ATP यील्ड नहीं होगी। उसके बाद इनोलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में पाइरुवेट काइनेज की मदद से, और यहाँ पे फिर हमको 2 ATP मिलेंगे। तो ATP काउंट करो आप, 2 4 ATP और 2 NaDH2। खर्च कितने हुए थे, 2 ATP, मिले कितने, 4, 2 NaDH2 अलग से, ठीक। तो ओवरऑल आपको कितने ATP का फायदा हुआ, 2 ATP प्लस 2 NaDH2, इतना आपको ओवरऑल यहाँ से फायदा हुआ। आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, 2 ATP, पे ऑफ फेज में आपको मिले कितने, 4 ATP, तो 4 ATP प्लस 2 NaDH2, इतनी चीजें आपको पे ऑफ फेज में मिली। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि किस स्टेप पे NaDH2 मिलता है और किस स्टेप पे हमको ATP मिलता है, पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कौन सी रिएक्शन इसमें रिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का बनना है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जाहिर सी बात है, जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उसको हम एक बहुत खास काम के लिए यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं रेगुलेशन। उसको हम बहुत ही खास काम के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन, है ना। तो ये रेगुलेशन क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई। अब ग्लूकोज आपके बॉडी में है, आपके सेल में है, आप उसको मेटाबोलाइज ही करता रहे हो, सब तोड़ डाल रहे हो, तो जरूरत है नहीं है तब भी आप तो उसे तोड़ डाल रहे हो। तो ऐसे ही प्रोसेस है, इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको रेगुलेट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम, है ना, तो वो हम लोग देखते हैं। पहले स्टोइकियोमेट्री देख लें। तो ओवरऑल हम ग्लूकोज लेके चले थे, 2 NAD प्लस 2 ATP प्लस 2 PI हमने दिए, हमको मिले 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो कि हैं 3 कार्बन के। फिर 2 NADH मिले प्लस 2 ATP मिले, तो 2 ATP खर्च करके हमको 4 ATP मिले। तो 2 ATP हमने जो नुकसान वाले थे वो हटा दिए और अपने 2 ATP जो प्रॉफिट वाले थे वो रख लिए। तो ओवरऑल हमको यहाँ पे 2 NADH2 और 2 ATP देखने को मिलते हैं पूरी स्टोइकियोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम रेगुलेशन देखें, इसका किस तरीके का रेगुलेशन कर रहे हो, तो आप इन 3 एंजाइम पे ही रेगुलेशन कर रहे हो। ग्लूकोज जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का कन्वर्जन, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट का कन्वर्जन। तो जो हमारा हेक्सोकाइनेज है या ग्लूकोकाइनेज है, इसमें किस चीज की जरूरत है, ATP की, ठीक है। किस चीज की जरूरत है, ATP की। होता क्या है, जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ ATP होता है तो वो इस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। हाई अमाउंट ऑफ ATP तो होता है तो इस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट करता है ना। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन कह सकते हैं इसको। और अगर AMP होता है तो AMP क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है, इसको कहता है कि हाँ अब रिएक्शन रेट तुम बढ़ाओ, या ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का कन्वर्जन जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की मदद से इसको पॉजिटिवली रेगुलेट किया जाता है फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट और AMP से। यानी कि अगर फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट और AMP है साइटोसोल में तो इस रिएक्शन को पॉजिटिवली रेगुलेट किया जाएगा, उसको पुश किया जाएगा कि जल्दी जल्दी और रिएक्शन बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नेगेटिवली इसको रेगुलेट करते हैं, बंद इसको किया जाता है ATP, सिट्रेट और प्रोटॉन की मदद से। अगर बहुत ज़्यादा ATP है, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है, बहुत ज़्यादा सिट्रेट है, तो कहा जाता है कि नहीं अभी
तुम रुक जाओ और इस रिएक्शन को यहीं पे रोक दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जो पायरुवेट काइनेज हमारे पास एंजाइम है, फाइनल एंजाइम, उसको रेगुलेट किया जाता है पॉजिटिवली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की मदद से। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, सबस्ट्रेट बहुत इकट्ठा हो गया, कह रहा है चलो चलो भैया पीईपी कन्वर्ट करो इसको हमारे क्या कहते हैं पायरुवेट में, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, और नेगेटिवली रेगुलेट क्या कौन कर रहा है, एटीपी और एलेनिन। यहाँ पे एलेनिन खास है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि अपने अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ रेगुलेशन में भी काम करता है। तो रेगुलेशन में एलेनिन काम करता है, जो कि इस पायरुवेट काइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमको ग्लाइकोलिसिस में पढ़नी थी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत जरूरी चीज बची है और वो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अलग अलग नाम है, इसको लोग बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं क्रेब्स साइकिल के। और साइट माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस हो रही थी साइटोसोल में, क्रेब्स साइकिल हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को कैरी करने वाले एंजाइम साइटोसोल में थे, माइटोकॉन्ड्रिया को कंडक्ट कराने वाले एंजाइम क्रेब्स साइकिल को कंडक्ट कराने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक। तो अब क्या होता है, जो आपका पायरुवेट है, जो पायरुवेट है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से, इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए में। डायरेक्ट कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद पायरुवेट एंटर नहीं करेगा क्रेब्स साइकिल में, इसको कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए अब एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक। और यहाँ से हमको फर्स्ट CO2 का एवोल्यूशन देखने को मिलता है, यहाँ से हमको फर्स्ट CO2 का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। एसिटिल कोएंजाइम है जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल का, वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, या हम ये कह लें वो हमारा सिट्रेट होता है, तो हम उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल क्योंकि हैंस क्रैब ने दी थी तो उनके नाम पे दिया हुआ है। क्रेब्स साइकिल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में जो है, और यहाँ से कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि होती कहाँ है, कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, कहाँ से मतलब किस स्टेप पे हमको NADH2 मिलता है, किस स्टेप पे CO2 इवॉल्व होती है, किस स्टेप पे ATP मिलता है, किस स्टेप पे GTP मिलता है, ठीक है, किस स्टेप पे कुछ नहीं मिलता, कौन सा ऐसा एंजाइम है इकलौता क्रेब्स साइकिल का जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से लिंक होता है। ये सब कुछ ऐसे पेट क्वेश्चन है जो यहीं से उठते हैं, बार बार उठते हैं। कितने NADH हमको मिलते हैं, कितने NADH2 हमको मिलते हैं, कितने ATP, कितने GTP क्या मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता करनी होंगी और वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, जो डिराइव हुआ है अभी अभी कहाँ से, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट से और प्रोटीन से, ये आगे मेटाबोलाइज होगा और कन्वर्ट होगा CO2 में। जो लिया था हमने बाहर से एनवायरनमेंट से, हम उसको लौटा देंगे, हम अपने पास कुछ नहीं रख रहे, तो हम बस इससे एनर्जी निकालेंगे और इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। और ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी वही है जो सन ने यूज करी थी CO2 को कन्वर्ट करने में कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। ये वो एनर्जी यहाँ तक चली आ रही है। तो उसके बाद हमारी साइकिल जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। जो हमारी साइकिल है कुछ इस तरीके की दिखती है। पायरुवेट एंटर किया, कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में, किसकी मदद से? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से, और फर्स्ट CO2 यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी है, साथ साथ हमको एक NADH2 भी मिल चुका है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल वहां से शुरू होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सलो एसीटेट के साथ मिलके बनाता है सिट्रेट, एंजाइम सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में। ये सिट्रेट बहुत सारे रेगुलेशन में भी आपने देखा, ग्लाइकोलिसिस से रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस सिट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये जाके ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करके आता है साइटोसोल में। तो जाहिर सी बात है सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जाने की इजाजत है, इसका ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सलो एसीटेट का नहीं होता है,
ठीक। तो एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सिडो स्टेट मिलकर सिट्रेट बनाते हैं और फिर सिट्रेट आगे जाता है एकोनिटेज एंजाइम की मदद से सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है और फिर एकोनिटेज एंजाइम फिर एक्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है डी आइसोसिट्रेट में। यहाँ तक कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हमारे पास अभी। फिर डी आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ब्यूटरेट बनता है, अल्फा केटीजी। फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमको NADH2 मिल रहा है क्रैब साइकिल का, ठीक। क्रैब साइकिल का NADH2 हमको फर्स्ट मिल रहा है और यहीं पे फर्स्ट CO2 इवॉल्व होता है क्रैब साइकिल का। एक CO2 तो आप कराए थे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में, आपके पास CO2 कितने थे? 2, ठीक है। आपके पास CO2 कितने थे? 2। अब निकालने के बाद कार्बन कितने थे? 2। तो आपने फर्स्ट CO2 इवॉल्व किया कहाँ पे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से इस स्टेप पे। किस पे? आइसोसिट्रेट से अल्फा केटीजी के कन्वर्जन में फर्स्ट NADH2 के साथ साथ। इसके साथ अल्फा केटीजी जब कन्वर्ट किया जाता है सक्सेनिल कोएंजाइम में अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से, तब सेकंड CO2 आपका इवॉल्व होता है। तो आप देख रहे हो एक CO2 और 2 CO2, तो 2 CO2 जो है मॉलिक्यूल आप बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे आपको सेकंड NADH2 बनता हुआ मिलता है। फिर सक्सेनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है सक्सेनेट में, सक्सेनिल कोएंजाइम सिंथेटेज की मदद से और यहाँ पे आपको फर्स्ट GTP मिलता है, ठीक है। तो यही एक ऐसा स्टेप है क्रैब साइकिल में जहाँ पे हमको GTP देखने को मिलता है। ये होता तो ATP के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन हम यहाँ पे GTP लिखते हैं क्योंकि हमको इसी जगह पे देखने को मिलता है। फिर ये सक्सेनेट कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमरेट में सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस की मदद से या सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से। ये वो एंजाइम है, यही वो अकेला एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है। जितने भी एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा केटीजी, सक्सेनिल कोएंजाइम सिंथेज, फ्यूमरेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेस सब फ्री घूमते हैं। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस या सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस ऐसा एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। ये कन्वर्ट करता है इसको फ्यूमरेट में और फ्यूमरेज के एंजाइम से कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में और अल्टीमेटली मैलेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से कन्वर्ट कर देते हैं हम NADH2 को बनाते हुए ऑक्सलो एसीटेट में और ये साइकिल वापस से कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही ये साइकिल घूमती रहती है लगातार 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 और जो CO2 है उसको निकालती रहती है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट आपने शुरू किया था जहाँ से, वो अल्टीमेटली CO2 में कन्वर्ट हो चुका है और ये बाहर निकल जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये चीज़ यहाँ पे उठे तो ज़रूर से देखिए, होता क्या है जो आपका C6H12O6 है, ठीक, ये कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। ये पायरुवेट आपका है 3 कार्बन, यहाँ से बनता है एसिटिल कोएंजाइम A। ये एसिटिल कोएंजाइम A है 2 कार्बन। तो यहाँ से जो फर्स्ट CO2 निकलता है ये वही वाला CO2 होता है जो कि इस कार्बोहाइड्रेट में था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस एसिटिल कोएंजाइम A का जब ऑक्सलो एसीटेट के साथ मिश्रण होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं और बनाते हैं सिट्रेट, ठीक, सिट्रेट, और सिट्रेट के बाद ये बनते 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 जब अल्फा केटीजी सक्सेनिल कोएंजाइम सब बनते हैं, यानी कि इसके बाद जो 2 CO2 इवॉल्व होते हैं, इसके बाद जो 2 CO2 इवॉल्व होते हैं वो एसिटिल कोएंजाइम A के कार्बन नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एसिटिल कोएंजाइम A के कार्बन नहीं होते हैं, वो कार्बन होते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड के। भाई ऑक्सलो एसीटेट के पास भी कार्बन है, कितने? 4। एसिटिल कोएंजाइम A के बाद कितने हैं? 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम A के रह जाते हैं और 2 कार्बन ऑक्सलो एसीटेट के रह जाते हैं। बाकी कार्बन जो है जो 2 CO2 के फॉर्म में निकल गए वो ऑक्सलो एसीटेट के होते हैं, ना कि एसिटिल कोएंजाइम A के। तो ये बात अपने दिमाग में आप एज वेल बैक ऑफ द माइंड रख सकते हो अगर कभी पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टोइकियोमेट्री की बात करें ओवरऑल कि हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो TCA साइकिल में हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? एसिटिल कोएंजाइम लेके आए थे और CO2 लेके जा रहे हैं। CO2 तो हमने छोड़ दी, एनर्जी लेके जा रहे हैं, ठीक है। 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP, किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP, ठीक है। 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP, याद रखना, भूलना नहीं। इसके साथ साथ अगर हम इसको कंबाइन कर दें किसके साथ, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है या जो हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन है उसके साथ,
तो हमको क्या मिलेगा, हम पायरुवेट लेके एंटर किए और हमको मिले 4 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP, 3 CO2। पायरुवेट था 3 कार्बन का, 3 CO2 बाहर निकल गए, 4 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP। फिर अगर हम इसको कंबाइन करते हैं ग्लाइकोलिसिस के साथ आराम से, ये स्टेप जरूरी है बताना। देखिए यहाँ तक की जो प्रोसेसेस हैं, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स वाली और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब हो रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस हो रही है साइटोसोल में। जो NADH2 बने हैं ये कन्वर्ट होंगे ATP में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो साइटोसोल में NADH2 बना है वो तो कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके ATP में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो इसको यहाँ तक लाना क्या करता है, इस NADH2 को कॉस्ट को कम कर देता है। ये एडिशनल नॉलेज समझ लीजिए, आपको जैसे भी रखना हो अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे NADH2 हमको कम ATP देता हुआ मिलेगा साइटोसोल से जो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसको हम एज अ 3 ATP कंसीडर नहीं करते। इसीलिए आप देखो किसी बुक में 36 ATP लिखा होता है, किसी में 38 लिखा होता है, वो जैसा कंसीडर वो करें। लेकिन आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, ठीक। तो ग्लूकोज को अगर हम लेके चले, यानी कि हम ग्लाइकोलिसिस से मिलाते हैं, तो ओवरऑल हमको 10 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP और 2 ATP देखने को मिलते हैं, प्लस 6 CO2। भाई 6 कार्बन का ग्लूकोज था, उसे 6 CO2 में कन्वर्ट कर दिया, पूरा अपने से कोई लेने देना नहीं। 10 NADH2 बन गए, 2 FADH2 बन गए, 2 ATP बन गए, 2 GTP बन गए, काम खत्म। ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल तक हमको इतना सब कुछ देखने को मिला। तो बात आ जाती है हमारे रेगुलेशन की, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को खुला नहीं छोड़ सकते, रेगुलेट आपको ये भी करना पड़ेगी। क्या? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके स्टेप वाइज आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्जन है, इसको कौन कौन इनहिबिट कर रहा है? ATP, एसिटिल कोएंजाइम में NADH और फैटी एसिड, ठीक है। ATP एसिटिल कोएंजाइम में NADH और फैटी एसिड, बेसिकली फीडबैक रेगुलेशन एक तरीके का। AMP कोएंजाइम में NAD+ और Ca2+, इसके मॉड्यूलेटर हैं, कैसे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो एसिटिल कोएंजाइम A से कन्वर्जन जो है सिट्रेट का फॉर्मेशन, यानी कि सिट्रेट सिंथेस, इसको इनहिबिट किया जा रहा है NADH सक्सिनिल कोएंजाइम में सिट्रेट और ATP की मदद से। तो ये भी फीडबैक इनहिबिशन है एक तरीके का, और ADP की मदद से इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो है, इसको हम ATP की मदद से इनहिबिट कर रहे हैं और Ca2+ और ADP की मदद से एक्टिवेट कर रहे हैं। अल्फा KTG या अल्फा KTG डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, उसको हम सक्सिनिल कोएंजाइम में और NADH की मदद से इनहिबिट कर रहे हैं और Ca2+ की मदद से एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे कोई भी रेगुलेटिंग स्टेप हमको देखने को नहीं मिलता, वो सारे स्टेप अपने आप चलते रहते हैं। तो आई होप आप लोग को दोनों प्रोसेसेस समझ में आई होंगी। दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से पढ़िएगा, अपने नोट्स कंप्लीट करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। आप सब लोग को पता ही है, आप इन डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।